हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। तो आज जो हम अपने लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे रक्त यानी ब्लड के बारे में। तो आज हम रक्त के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कार्य क्या होते हैं, इसे क्या कहते हैं, और बहुत सारी मतलब लगभग 2 से 3 वीडियो में बनेगी। छोटी छोटी मतलब 10 से 15 मिनट वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और इससे ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ने एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने लिखा है, समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए, समझिए। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि यदि आप चैनल पर मेरे नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात फ्रेंड्स और है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें कि एक बार कर लिया है तो रहने दो, क्या आपसे जा रहा है। ओके, तो आई होप आप समझोगे कि जो लोग कर चुके हैं उनके लिए विशेषकर बोल रहा हूँ कि जो लोग मतलब मैंने हाइड कर रखा है वो तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ना करेंगे, ना करें भाई, उसी में भलाई है, क्योंकि अगला कि मेरी भलाई है, क्योंकि इससे लाभ हम ही को होता है ना। तो आज हम देखते हैं ब्लड के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड जिसे हम खून या रक्त बोलते हैं, तो और रुधिर, मतलब खून हो गया, रक्त हो गया और रुधिर, ये इसके नाम हैं, किसके? ब्लड के। अब इसको कहते क्या होता है, तो रक्त होता है, ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें लिखा तरल संयोजी ऊतक, यानी इंग्लिश में बोलना चाहो तो बोलते हैं हम लोग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये टिश्यू क्यों होता है, मतलब ऊतक क्या होता है? अब ऊतक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को, इससे सबसे छोटी इकाई कोशिका, और कोशिका के जो समूह बनते तो क्या बनते हैं? ऊतक। से 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिल जाएगी तो क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। तो अब हम उसमें वो भी बात करेंगे इसे ऊतक क्यों कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारा ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं के मेल से बना होता है, यानी कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, कोशिका से। अब ये कोशिका, मान लो 2 कोशिका यहाँ पे हो जाती हैं तो एक ऊतक बन जाएगा। अब ब्लड में क्या होता है फ्रेंड्स, जो ब्लड होता है इसमें भी कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के समूह को हम बोलते हैं ब्लड। ऑल ओवर मतलब ब्लड बोलते हैं। अब हम ब्लड के भाग भी पढ़ेंगे, पहले ऊपर ऊपर देखते हैं इसमें। जैसे इसको ये क्या लिखा है, अध्ययन। अध्ययन मतलब हर एक चीज की अलग अलग स्टडी होती है फ्रेंड्स। जिस प्रकार से हम जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, बहुत सारी ब्रांच मतलब विज्ञान की शाखाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से जिस विज्ञान की शाखा में हम जो ब्लड यानी रक्त का जो अध्ययन करते हैं उस शाखा का नाम है सोरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोलते हैं। सोरोलॉजी या इसका दूसरा नाम है हेमेटोलॉजी। अब हेमेटोलॉजी से आपको याद आ जाएगा कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें, तो हो सकता है ये लगभग में ब्लड से संबंध रखता होगा। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी मतलब रक्त का अध्ययन इसमें किया जाता है। कैसा उसके नाम पड़ा, तो हीमोग्लोबिन के हिसाब से, क्योंकि हीमोग्लोबिन, हीमेटोलॉजी मतलब कुछ रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी रही अध्ययन, इसके अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड के हमारे बॉडी में फंक्शंस यानी कार्य क्या क्या हमारे शरीर में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, कार्य इसके देखे जाएं तो ये मेन मतलब हमारे टेम्परेचर का नियंत्रण करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, और ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का परिवहन भी करता है। परिवहन कैसे करता है फ्रेंड्स, समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट। आपने जब श्वसन तंत्र पढ़ते हैं तब उसमें इस प्रकार से नली आती है, तो उसमें ये फेफड़े होते हैं ऐसे, इस प्रकार से कुछ संरचना लाइक। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं, वायु कूपिकाएं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्वसन तंत्र होता है उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो कूपिकाएं होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हवा भरी जाती है, इसमें वायु भरी रहती है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो नली रक्त वाहिकाएं होती हैं वो इसमें होती हैं यहाँ पर। अब यहाँ से जब हमारा जो हृदय जो दिल होता है, दिल
यानी हृदय इसे पंप करेगा रक्त को, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अशुद्ध रक्त आ जाएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो यहाँ से आ जाएगी। और जब वो होगी कम, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि कम से ज्यादा, मतलब ज्यादा से मतलब अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। आप समझिए अधिक से कम की ओर, क्योंकि जब हमारा खून जब यहाँ पे आता है तब हमारे खून के पास बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। क्या होती है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके पास क्या होती है? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो इसमें चले जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो खून में यानी रक्त में मिल जाएगी। मैंने क्या लिखा? अधिक से कम क्यों नहीं? जिसकी मात्रा अधिक है, मतलब हमारे पास अधिक है तो हम दूसरे को दे सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा रक्त के पास मतलब आता है यहाँ पे, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो इसे दे दिया, ऑक्सीजन इससे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा ये रक्त करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो रक्त होता है किस प्रकार से कम से कम की ओर, मतलब अधिक है तो कम की ओर, मतलब कम अधिक है तो कम की ओर जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ताप का नियंत्रण, CO2 O2 का परिवहन हो गया। और इसके और क्या क्या काम, उत्सर्जन के बारे में, मतलब जो हम लोग एक्सीडेंट, पसीना हो गया, मल मूत्र वगैरह वगैरह, जो भी मतलब एक्सीडेंटरी मतलब जो उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन में भी हमारा ये रक्त होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके फ्रेंड्स, आप बात करते हैं रक्त जो होता है कि उसका पीएच कितना होता है। पीएच बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है फ्रेंड्स, इसका अध्ययन। और इसके बाद पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब वनडे एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद जो है बोर्ड में भी अभी एग्जाम होने वाले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसका पीएच की बात करिए तो आपका 7.3 से लेकर के 7.4 तक होता है। 7.3 से लेकर के 7.4 तक होता है। और इसके आप और बुक में देखोगे, क्योंकि जब हम मतलब पढ़ा रहे थे पहले तो एक गृह विज्ञान जो होम साइंस होती है इंटर में, तब उसमें इसका भी पॉइंट लिखा हुआ था 7.23 से मतलब 4.23, इसके भी पॉइंट में वैल्यू दी जाएगी, हो सकता है आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको एग्जाम में वनडे एग्जाम में इतनी वैरी कर जाती है। 7.4 अधिकतर मिलता है, 7.3 से मतलब वैरी कर जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसकी मात्रा की बात की जाए तो औसतन मानी एक लगभग में अप्रोक्स वैल्यू है 5 से 6 लीटर औसतन लिख दे, मतलब लगभग में इतनी जो है पाई जाती है। शरीर की भार की बात की जाए तो शरीर का भार से लगभग मतलब 7%। यदि आप सपोज करिए आप में वेट आपका 100 kg है, कितना? 100 kg। मैंने 100 kg बोला, लेकिन कितना 100 kg बोलना चाहिए, 100 यानी आपके वजन कितना है? 100 किलो वजन है, 100 किलोग्राम वजन है, तो आप में 7 लीटर जो है वो ब्लड होगा, यानी 7 लीटर क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें ब्लड होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी कि ये इसमें क्या, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं रक्त के अध्ययन को, हेमाटोलॉजी या सोरोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, रक्त क्या किसे कहते हैं? ये तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके कार्य क्या होते हैं? तापमान का नियंत्रण करता है, ऑक्सीजन O2 का परिवहन करता है, और उत्सर्जन में भी मदद करता है। उत्सर्जन में इसका मतलब कार्य होते हैं। पीएच की बात करते हैं तो 7.3 से लेकर 7.4 होता है। और इसकी मात्रा की बात है जो 4 से 5 लीटर औसतन एक व्यक्ति में रक्त होता है अवेलेबल होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि शरीर के भार की, मतलब शरीर के अनुपात से देखा जाए तो इसकी मात्रा 7% शरीर की भार की पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके भाग के बारे में। इस स्लाइड में मिटाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जो हमारा रक्त होता है इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके भाग क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में कि जो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं 2 ही भाग होते हैं। अब बात होती है कि कितने अनुपात में होते हैं, ये कितने होते हैं, ये कितना होता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स मात्राएं आप देख सकते हैं इसमें लगभग में 55 से 60%, यानी 55 लिख सकते हैं आप, 55% लिख लेंगे, और 55% और इधर 45%।
यहाँ पे ना यहाँ लिखें, क्योंकि यहाँ से भी गड़बड़ हो जाएगा, आगे और लिखना पड़ेगा। यानी प्लाज्मा की बात की जाए तो ये हमारे रक्त में 55% भाग होता है, और रक्त कणिकाएं की बात की जाए तो ये 45% होती हैं, यानी 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। अब इसके बाद मैंने बोला था फ्रेंड्स तरल की बात, मतलब तरल और संयोजी ऊतक होता है। अब यहाँ से बात मैं क्लियर कर दूंगा कि तरल किस प्रकार से होता है। ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये फ्रेंड्स, अब यहाँ से नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि कणिकाएं, मतलब जो कण होते हैं वो ठोस होते हैं, तो जायज बात है कि ये कैसे होंगे, ठोस होंगे। मतलब जो जितनी भी कणिकाएं होती हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होती हैं, बाद में इनके भी भेद होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। तब तक के लिए देख सकते हैं हम लोग कि इनमें क्या क्या होते हैं। रक्त कणिकाएं की बात की जाए तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाइन ऊपर चली जाती है, प्लेटलेट्स। ओके फ्रेंड्स, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, प्लाज्मा फ्रेंड्स जल होता है, सबसे ज्यादा भाग, यानी प्लाज्मा में 55% है, तो 55% यानी जितने प्लाज्मा है उसमें सबसे ज्यादा भाग होता है जल का। और जल कैसा है फ्रेंड्स, तरल होता है, लिक्विड होता है। तो इसी वजह से प्लाज्मा क्या हो जाता है, मतलब प्लाज्मा की वजह से क्या हो जाती है, ब्लड जो होता है तरल हो जाता है। कैसा हो जाता है फ्रेंड्स, तरल। जब हम ब्लड का मतलब प्लाज्मा का जब हम एक काम लिखते हैं, इसके वर्क क्या है, इसके मतलब मैंने काम क्या है, तो ये क्या करता है, जो रक्त होता है इसको तरलता प्रदान करता है। तरलता मतलब प्रभाव जो बह सके ना, तरल, तो तरलता प्रदान करता है कौन, प्लाज्मा, क्योंकि ये ठोस होती हैं। मैंने बोल दिया आपको डब्ल्यूबीसी होगी, इन्हें लिखना चाहूँ हिंदी में लिख देता हूँ, इन्हें बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत ब्लड से होता है रक्त, कार्पोसेल्स यानी कणिकाएं। इसमें भी बात करते हैं, सबसे ज्यादा ये वाली होती हैं, सबसे ज्यादा इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। मतलब हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी सबसे अधिक, इसके बाद क्या लिख दिया, आरबीसी सबसे अधिक, डब्ल्यूबीसी इससे कम, और सबसे कम होती फ्रेंड्स प्लेटलेट्स, यानी पीटी करके लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ जाएंगे कि पीटी लिखा है प्लेटलेट्स के लिए, या पूरा लिख दो, हटाओ प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स ये इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं, इसके जीवन काल की संख्या में क्या होती है। जीवन काल की बात की जाए तो 120 दिन इसका, और इसका 7 दिन, इसका 4 दिन, यानी 7 दिन और 4 दिन के जीवन काल होता है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन हुआ इसका, और ये 7 दिन, यानी एक से सबसे ज्यादा ऐसे एग्जाम में अभी तक जितनी बार क्वेश्चन आया वो यहाँ से आया कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का। ओके फ्रेंड्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनके अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग कार्य, मतलब इनके भी भाग होते हैं। जैसे लाल रक्त कणिकाएं 4-5 हो जाती, 5 ये हो जाती, प्लेटलेट्स तो अलग अलग, वो तो सिंबल है, मतलब एक ही है। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, आपका जल होता है, प्रोटीन होता है, इसमें जल हो गया, प्रोटीन हो गया, और अब प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है वो भी आते हैं। और सेकंड आ जाता है फ्रेंड्स खनिज लवण। ओके फ्रेंड्स, तो प्लाज्मा में क्या क्या हो जाता है, आपका जल हो गया, सबसे ज्यादा जल, कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है। और इसमें एक बात और बताऊं, क्वेश्चन आता है कि एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी रक्त में किस भाग में होती हैं? तो फ्रेंड्स एंटीबॉडी की बात करते हैं, वो फ्रेंड्स प्लाज्मा में होती है। एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में होती है। जिस पर जैसे अभी कोविड चला था, तो कोविड में क्या हुआ था, जब इसकी वैक्सीन आने से पहले मैंने मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब प्लाज्मा थेरेपी हुई थी, मतलब प्लाज्मा कुछ जब टाइम वैक्सीन नहीं थी उस टाइम पे ये चेक मतलब जाए जब अब इस टाइम पे भी कोविड चेक किया जाता है कोविड है या नहीं, तो उसमें किसी की मतलब RT-PCR करते हैं, तो उसमें एंटीबॉडी चेक करते हैं। क्वांटिटी बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी तो हो सकता मतलब कोविड जो है लक्षण जल्दी हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या भाग प्रोटीन, खनिज लवण और जल होता है। इसमें क्या हो गया आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं रक्त मतलब जमने की मतलब एक क्लोटिंग। हालांकि हम वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे केवल रक्त का थक्का बनने के ऊपर, रक्त का थक्का, यानी उसमें हम बताएंगे कि रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है। तब तक के लिए आप समझ सकते हैं रक्त के थक्का बनाने के लिए कौन सा मतलब जो रक्त कणिकाएं कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मतलब रक्त जो थक्का बनते हैं कौन सा, तो वहाँ पे काम आता है प्लेटलेट्स का। और आमतौर पे जो डेंगू होता है, डेंगू में इसी की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की। और जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो डेंगू यानी कहीं से उसे हम एक हिसाब से अतिस्राव ज्वर बोलते हैं। अतिस्राव ज्वर मतलब एक साफ समझ सकते हैं कि डेंगू में जब प्लेटलेट्स कमी हो जाती है तो उस टाइम पे आप कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है तो उसके रुकने के चांस बहुत कम होते हैं और मतलब एट लास्ट इंसान की होती डेड भी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास। यदि आपको अच्छा लगा प्रयास मेरा तो प्लीज़ मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।